वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ हिना और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनवायरमेंटल साइंस के फर्स्ट चैप्टर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि एनवायरनमेंट क्या होता है, उसके कंपोनेंट क्या होता है, एनवायरमेंटल एजुकेशन क्या होता है और बाकी के जितने भी रेस्ट टॉपिक है जैसे कि एनवायरमेंटल स्टडीज़ किसे कहते हैं, एनवायरमेंटल साइंस किसे कहते हैं, उनके क्या नेचर, स्कोप एंड मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो आपके आसपास बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। आप सनलाइट देखते हैं, इंसेक्ट्स, एनिमल, बैक्टीरिया, प्लांट्स, रॉक्स, एल्गी, प्रोटोजोआ, फंगी, सॉइल्स, मिनरल, ये इतनी सारी चीज़ें हम अपने आसपास देखते हैं। ये हमारे नेचर में जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या फॉर्म करते हैं, इन्वायरमेंट फॉर्म करते हैं। इन्वायरमेंट क्या है और इन्वायरमेंट कहाँ से आया है, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इन्वायरमेंट जो वर्ड है ना, वो निकल के कहाँ से आया है। एक फ्रेंच वर्ड था इन्वायरन, वहाँ से इन्वायरमेंट शब्द निकला जिसका मतलब था सराउंडिंग। क्या मतलब था? सराउंडिंग, हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें, एनीथिंग एंड एवरीथिंग जो कि हमारे आसपास है नेचर में, वही फॉर्म करती है इन्वायरमेंट, उसे ही इन्वायरमेंट कहते हैं। अब नेचर में दो चीज़ें होती हैं, एक तो बायोटिक कंपोनेंट और एक होते हैं एबायोटिक कंपोनेंट। अब वो क्या होता है? तो देखो बायोटिक कंपोनेंट में आती हैं सारी लिविंग थिंग्स, जितनी भी जो सांस लेती हैं, जो जिंदा चीज़ें हैं ना, उनको हम बोलते हैं बायोटिक एलिमेंट। जैसे कि बर्ड्स हो गया, प्लांट्स हो गए, फॉरेस्ट हो गई, ह्यूमन बीइंग हो गई, ये सारे कौन से एलिमेंट्स हैं? हमारे बायोटिक एलिमेंट हैं। वहीं पर अगर मैं बात करूँ एबायोटिक एलिमेंट की, तो एबायोटिक एलिमेंट में आ गया सारी नॉन लिविंग थिंग्स, वाटर हो गया, लैंड हो गया, सनलाइट हो गया, ये सारी कौन सी चीज़ें हैं? एबायोटिक, नॉन लिविंग। और जब ये दोनों ही मिलते हैं ना, बायोटिक एलिमेंट और एबायोटिक एलिमेंट, तो इन दोनों का सम क्या कहलाता है? इन्वायरमेंट कहलाता है, उसे ही हम इन्वायरमेंट कहते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया इन्वायरमेंट किसे कहते हैं। अब इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत पार्लियामेंट ऑफ गवर्नमेंट ने जो इन्वायरमेंट की डेफिनेशन दी है, वो कौन सी डेफिनेशन है, वही बात करते हैं। इन्वायरमेंट में इंक्लूड्स है वाटर, एयर, लैंड, ठीक है, एंड इंटरैक्शंस किसके बीच में? उन्हीं वाटर, एयर, लैंड एंड ह्यूमन बीइंग के बीच में इंटरैक्शंस का होना ही इन्वायरमेंट कहलाता है। अब इंटरैक्शन से मतलब है कि जैसे कि एनवायरनमेंट के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रही है, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग्स हो या लिविंग थिंग्स हो, आपस में ये लोग क्या कर रहे हैं? इंटरैक्ट कर रहे हैं। अब आप सोचोगे कैसे? तो देखो सनलाइट जो है ना, वो एक नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन हम ह्यूमन क्या कर रहे हैं? वहाँ से विटामिन डी ले रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही पौधे जब अपना खाना बनाते हैं तो वो सनलाइट ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रही है? एक लिविंग थिंग एक एबायोटिक कंपोनेंट के साथ क्या कर रहा है? इंटरैक्शन कर रहा है। तो वही बोला गया और इसी को इन्वायरमेंट कहते हैं। और अगर आपको ये डेफिनेशन पसंद ही नहीं आ रही, तो मैं आपको सबसे 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 आसान डेफिनेशन देती हूँ। जो लिविंग थिंग्स का एंड नॉन लिविंग थिंग्स कंपोनेंट का जो सम होता है ना, उसे ही हम क्या बोल देते हैं? उसे ही बोल देते हैं इन्वायरमेंट, जो कि पूरी तरह से ह्यूमन की लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है, असर डालता है ह्यूमन की लाइफ में, वही कहलाता है इन्वायरमेंट। अब बहुत अच्छे से आपको इन्वायरमेंट का मतलब क्लियर हो चुका है कि इन्वायरमेंट किसका सम है? एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट का सम है, जो ह्यूमन की लाइफ पे असर डाल रहा है। अब बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट के बारे में। अब मैं इतनी बार ऊपर बोल चुकी हूँ कि आपको याद भी हो गया है कि इन्वायरमेंट के दो कंपोनेंट होते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक में आता है बायोस्फीयर, अगर उसको अभी सब कैटेगराइज किया जाए, उनका और कैटेगराइजेशन हो, तो लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर किसके पार्ट है? एबायोटिक कंपोनेंट के। ऐसी एटमॉस्फेयर के भी बहुत सारे पार्ट दिए हैं। अब हम इन्हें डिटेल में एक एक करके समझते हैं। बहुत इजी है, 1 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं एटमॉस्फेयर की। हमारे अर्थ की सरफेस के अंदर जितनी भी गैसेस मौजूद हैं, हवा में जितनी भी वेपर्स मौजूद हैं, वो क्या बनाते हैं? एटमॉस्फेयर बनाते हैं। उस चीज़ को, उस सरफेस को जहाँ पर सारी गैसेस मौजूद हैं, एयर मौजूद है, वेपर्स मौजूद हैं, उस सरफेस को हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। ठीक है, जहाँ पे सारा ज़मीन वाला पोर्शन है, लैंड है, वहाँ पर उस वाले सारे पोर्शन को, उस वाले सारे सरफेस को बोलेंगे हम लिथोस्फेयर। देखो एल से लैंड भी आ रहा है और लिथोस्फेयर भी आ रहा है, तो बहुत अच्छा और तरीका है याद करने का। अब हाइड्रो की बात करूँ तो हमारी अर्थ पर जितना भी पानी है, जितना भी पानी वाली सरफेस है, उसे बोलते हैं हाइड्रोस्फेयर। ठीक है, अब बात करते हैं बायोस्फेयर क्या होता है। बायो का मतलब होता है लाइफ। ठीक है, तो जहाँ पे भी लाइफ एग्जिस्ट करती है, अब चाहे वो एटमॉस्फेयर में करे, ये भी तो पक्षी है ना, ये कहाँ पर जिंदा रह रहे हैं? एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं। ठीक है, लैंड पे भी एलिफेंट रह रहे हैं, जेब्रा रह रहे हैं, और हाइड्रो में भी देखो मछलियाँ रह रहे हैं, ऐसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं। तो जहाँ पर भी, जिस भी पार्ट में, अर्थ की जिस भी सरफेस पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, जीवन है, वही
पार्ट क्या कहलाता है, बायोस्फीयर कहलाता है। तो ये पूरा ही पार्ट क्या कहलाएगा, बायोस्फीयर कहलाएगा। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब इसको ही बहुत फटाफट से हम एक एक करके समझ लेते हैं कि क्या होता है। तो अभी मैंने बताया बायोस्फीयर क्या होती है, अर्थ की सरफेस का वो पार्ट होती है जहाँ पे क्या होती है, लाइफ एग्जिस्ट करती है। चाहे सर कितना भी अर्थ के अंदर चले जाओ, कितना भी ऊपर चले जाओ, साइड में चले जाओ, जहां पे भी लाइफ एग्जिस्ट कर रही है उसका मतलब वो बायोस्फीयर है। ठीक है, अब बात करूँ लिथोस्फीयर की। लिथोस्फीयर का मतलब होता है रॉक्स वाला पार्ट। ठीक है, जो अर्थ है ना, अर्थ हमारी अर्थ की जो अपर मोस्ट लेयर है, उसी लेयर को हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फेयर बोलते हैं। सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर होती है ना अर्थ की, जहां पर रॉक्स, मिट्टी, ये सब मौजूद होते हैं, उसे ही हम बोलते हैं लिथोस्फेयर। और जितना अंदर हम अर्थ के जाते जाएंगे उतना ही वो गर्म होती चली जाएगी, इसलिए हम बोलते हैं कि जो सबसे ऊपरी लेयर है उसे कूलेस्ट पार्ट बोला जाता है, जिसको हम लिथोस्फेयर के नाम से जानते हैं। तो ये था लिथोस्फेयर। अब बात करूँ हाइड्रोस्फेयर की, तो मैंने बताया कि अर्थ पर जितना भी पानी अवेलेबल है, जितने भी सरफेस पे पानी है, चाहे वो अंडरग्राउंड चले जाओ, आप बिल्कुल ही अंदर चले जाओ, या फिर वो एटमॉस्फेयर में चले जाओ जहाँ पे वेपर्स मौजूद है ना, तो जहाँ पे भी वाटर वाला अमाउंट मौजूद है ना, चाहे वो कहीं पे भी हो, तो उस वाले पार्ट को बोलेंगे हाइड्रोस्फेयर। ठीक है, अब बात करो एटमॉस्फेयर की, तो एटमॉस्फेयर का मतलब होता है मिक्सचर ऑफ गैसेस। वो वाली सराउंडिंग, वो वाली सरफेस जहाँ पे क्या प्रेजेंट है, गैसेस प्रेजेंट है, जैसे कि हमें अभी देख कर आए हैं। ठीक है, अगर इनका भी डिवीजन कर दिया जाए तो इन लेयर्स के बारे में समझ लेते हैं कि ये कौन कौन से पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। तो इसको एक पिक्चर के थ्रू समझते हैं। तो देखो, अर्थ है ना, अर्थ की जो सबसे ऊपरी लेयर होती है, ऊपरी लेयर होती है, ये पूरा ही एटमॉस्फेयर है। अर्थ की जो सबसे ऊपरी लेयर है उसे बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। ये हमारे मौसम के पैटर्न को, वेदर के पैटर्न को बदलने में, चेंज करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। हमारा जो वेदर पैटर्न है वो किसके अकॉर्डिंग चलता है, ट्रोपोस्फेयर के अकॉर्डिंग। ये 20 किलोमीटर तक हमें मिल जाती है। फिर उसके ऊपर जो ऊपरी लेयर होती है, ट्रोपोस्फेयर के ऊपर थोड़ी सी जो लेयर होती है वो होती है स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें कम से कम ये 50 किलोमीटर के आसपास होती है, जिसकी दिखा रखा है। और ये जितनी भी एडिशनल और हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज सन की तरफ से जो आ रही है ना, खराब खराब रेज जो आ रही है, ये सरफेस, ये वाली जो सतह होती है ना, वो उस रेस को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। ठीक है, आज हम बचे हुए हैं किसकी वजह से, स्ट्रेटोस्फेयर की वजह से। ठीक है, यहाँ पे ना एरोप्लेन वगैरह ये सारी चीज़ें भी उड़ती हैं। अब बात करूँ मीसोस्फेयर की, तो मीसोस्फेयर एक ऐसी लेयर होती है एटमॉस्फेयर की जहाँ पर जितना ऊपर जाते जाते हैं 85 किलोमीटर तक मौजूद होती है। ठीक है, जितना ऊपर जाएंगे उतना ज़्यादा यहाँ पे जो टेम्परेचर है ना बहुत ज़्यादा गिर जाता है, कम से कम -100 डिग्री यहाँ पे टेम्परेचर पहुँच जाता है। उसके ऊपर जो लेयर आती है उसे बोलते हैं थर्मोस्फेयर। ये गलत लिखा हुआ है, उसे क्या बोलते हैं, थर्मोस्फेयर। ठीक है, यहाँ पर जितनी भी साइंटिफिक सैटेलाइट्स वगैरह जो है ना अर्थ के ऊपर, हम देखते हैं टीवी वगैरह में देखते हैं, वो इसी लेयर के अंदर होती हैं। ठीक है, ये इसकी जो हाइट होती है ना बहुत ज़्यादा ऊपर होती है, जैसे कि लिखा हुआ भी है, और बहुत ज़्यादा थिन लेयर ये होती है। तो ये थी कुछ एटमॉस्फेयर की लेयर जो बहुत आसान थी। वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि एटमॉस्फेयर के होने की वजह से हमारी लाइफ पॉसिबल हो पाई है। क्यों पॉसिबल हो पाई है, क्योंकि उसमें गैसेस हैं, हम ऑक्सीजन ले सकते हैं, हम सांस ले सकते हैं, इस वजह से हमारी लाइफ पॉसिबल हो पाई है सिर्फ एटमॉस्फेयर की वजह से। उसकी ये सारी लेयर्स थी, हमने पढ़ा कि ये सबसे लोएस्ट लेयर होती है अर्थ की। जो सबसे पहली लेयर आती है ना वो यही होती है, फिर उसके बाद आती है ये, फिर उसके बाद आती है ये, फिर उसके बाद आती है ये, जैसे कि अभी हम पिक्चर के थ्रू समझ के आए। चलिए अब बात कर लेते हैं इन्वायरमेंटल एजुकेशन के बारे में। तो इन्वायरमेंटल एजुकेशन क्या है, देखो आप भी ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, इन्वायरमेंटल साइंस। ठीक है, इन्वायरमेंटल स्टडीज़, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर ज़रूर करेंगे, लेकिन इससे पहले हम ये समझते हैं कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन क्या होती है। इन्वायरमेंटल एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक इंडिविजुअल को, एक पर्सन को ये तय कर दिया जा रहा है कि तुम अपने इन्वायरमेंट के इश्यूज़ के बारे में जानो, उसकी प्रॉब्लम को समझो, उसके सेंसिटिव एरिया को समझो, और देखो कि हम कितना इम्प्रूव करने की बजाय अपने इन्वायरमेंट को ख़त्म करते जा रहे हैं, कितना नुकसान पहुंचाते जा रहे हैं। आजकल जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं उसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट कितना ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो चुका है। उसकी बहुत नाजुकता को, उसकी सेंसिटिविटी को समझो, देखो उसमें कितने सारे चैलेंजेस, इशू आ चुके हैं, उसमें आप इंगेज रहो और अपने एनवायरनमेंट के प्रति आप एक्शन लो, इम्प्रूव करो, खुद की आदतें सुधारो, और साथ में पूरा देश सुधारेगा तो हम कुछ समझ पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे और अपने एनवायरनमेंट को इम्प्रूव कर पाएंगे। बस एनवायरमेंटल एजुकेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें ये सारी चीज़ें बताई जाती है एनवायरनमेंट से रिलेटेड कि कितना ज़्यादा एनवायरनमेंट ज़रूरी है। अब देखो, यूनेस्को और यूनेप क्या थे। यूनेस्को एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमारी एजुकेशन पे, आर्ट्स पर, साइंस पर, कल्चर पर, इन सारी चीज़ों को प्रमोट करने का काम करती है। क्योंकि ये देखो, अगर हम धीरे धीरे
आगे बढ़ते जाएंगे तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, हमारा कल्चर ख़त्म हो जाएगा। ये साइंस वगैरह को, एजुकेशन को प्रमोट करने का काम इसका है, ठीक है। और यूनेप जो है ना वो एक प्रोग्राम है जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इन्वायरमेंट में आ रहे चेंजेस के लिए, इन्वायरमेंट में आ रहे चैलेंजेस के लिए, उसमें जितनी भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनके लिए, ये सब इन्वायरमेंट के लिए पूरी तरह से ये प्रोग्राम रिस्पॉन्सिबल है। तो इन दोनों ने मिलकर क्या किया, 1977 में इन्होंने तबिलिसी जॉर्जिया यूरोप एंड एशिया के बीच में एक देश है, उसमें फर्स्ट इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस बैठाई जिसमें एनवायरनमेंट का मुद्दे को उठाया गया और ये दिखाया गया कि ये कितना सेंसिटिव केस है, अगर इसको नहीं समझा तो हम पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे और इसकी एजुकेशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए आज हम जो कॉलेजेस में ये सारी चीज़ें यूजी पीजी कोर्सेज में ये इन्वायरमेंटल का सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं, क्योंकि ये हमें समझाना चाहते हैं कि हमारा इन्वायरमेंट कितना ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमें पूरी तरह से क्या करना चाहते हैं, अवेयर करना चाहते हैं। तो इन्होंने कॉन्फ्रेंस बिठाई थी जिसका मुद्दा यही था, जिसके ऑब्जेक्टिव क्या थे वो हम नीचे बात करते हैं। देखो, सबसे पहले ये चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैल सके हमारे इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिक्स, इकोलॉजिकल, इन सब के बारे में लोगों को अवेयर किया जा सके कि ये सब चीज़ें कितनी ज़रूरी हैं, उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जा सके। अपॉर्चुनिटी कैसी, अब जैसे मैंने बताया ना कि कॉलेजेस में एजुकेशन दी जाए, उन्हें नॉलेज दी जाए, एटीट्यूड्स, उनके एटीट्यूड को, उनकी स्किल्स को चेंज किया जाए ताकि वो अपने इन्वायरमेंट को कुछ समझ सके और उसे प्रोटेक्ट करके इम्प्रूव कर सके, ठीक है। नेक्स्ट है कि उनके बिहेवियर में पूरी तरह से चेंज आ जाए, वो बिल्कुल इन्वायरमेंट के प्रति जो सोचते हैं ना वो पूरी तरह से बदल जाए, वो उसको बहुत ज़्यादा सेंसिटिव केस की तरह ले, ठीक है। उनके बिहेवियर में पूरी तरह से चेंज आ जाए, यही इसके ऑब्जेक्टिव थे। और अगर डिटेल में अच्छे से ऑब्जेक्टिव की बात करूँ तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था इसका कि अवेयरनेस को फैलाना, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हो ताकि समझे कि हमारे इन्वायरमेंट के साथ आखिर हो क्या रहा है, उसकी क्या सेंसिटिविटी हो चुकी है। और नेक्स्ट था कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिल पाए, जो हम प्रॉब्लम क्रिएट करते जा रहे हैं उन्हें गेन मिले, किसका, एक्सपीरियंसेस का, वो समझे चीज़ों को, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिले, ठीक है। उनके एटीट्यूड में चेंज आए, उनकी हम स्किल्स बढ़ें कि कैसे हम अपने इन्वायरमेंट के साथ उनकी प्रॉब्लम को एक टेंजिबल सोल्यूशन दे सकते हैं, सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं, कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, इनकी स्किल्स को बढ़ाना इसका ऑब्जेक्टिव था। और वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पार्ट ले, भागीदार बने अपने इन्वायरमेंट को बचाने के लिए और ऐसी एक्टिविटीज़ ना करे जिससे हमारा इन्वायरमेंट नुकसान हो रहा है। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव थे किसके, उस फर्स्ट गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस के, जो किस में हुई थी, तबिलिसी जॉर्जिया में हुई थी, ठीक है। यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।